क्योंकि जब मुझे मैसेज भेजते रहते हो तो मैं जवाब नहीं देता, और मैंने कल कहा भी था कि क्लास में डिस्कस करो। अब पता नहीं बैच 3 के बच्चे थे या 5 के, मुझे नहीं मालूम। 5। अच्छा, ओके जी। तो कल हमने डिस्कस किया था सेल्स डे बुक, और उसमें हमने एक मेथड डिस्कस किया था, और वो ये था कि व्हेन द कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री। ठीक है, आज हम इसको दूसरे हिस्से में लेके जाएंगे, एक और एग्जांपल करेंगे। नंबर 2, व्हेन कस्टमर्स are not a part of double entry। ये हमारा सेकंड सिस्टम होता है जहां पर हम कस्टमर्स को डबल एंट्री का हिस्सा नहीं बनाते, यानी ट्रायल बैलेंस में हमें कोई कस्टमर नजर नहीं आएगा। इससे पहले मेथड पढ़ा था, वहां पर कस्टमर ट्रायल बैलेंस में आए थे। प्रैक्टिकली ये ज्यादा एप्लीकेबल होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा कस्टमर होते हैं, एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू ब्रॉट ईच कस्टमर बैलेंस ऑन द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस नॉर्मली एक समराइज स्टेटमेंट होती है, जिसमें समरी फॉर्म में हमने ये सब कुछ लिखना होता है। ठीक है, तो बजाय ये कि हम तमाम कस्टमर्स को अलग लिखें, हम कंबाइन करके एक अमाउंट ट्रायल बैलेंस में ले जाएंगे इस मेथड में। ठीक है, तो यहां पर करने से पहले एग्जांपल उसी तरह एक छोटी सी बना लेते हैं। Like 1st January 2017, goods sold to Asghar 17,000 rupees, Majid 10,000 rupees, Sajid 12,000 rupees। 2nd January 2017, again goods sold to Akil 15,000, Asghar 11,000 and Sajid 7,000। कल वाला डाटा जरा मैंने मुख्तलिफ लिया, एक और एग्जांपल भी कर लेंगे। ठीक है, पहला टास्क वही है कि हमने प्रॉपर डे बुक बनानी है, और यहाँ जो डे बुक बनेगी सेम वही होगी, एंड दैट्स डे बुक इज नॉन एज सेल्स डे बुक। तो पहले उसी का परफॉर्मेंस बनाते हैं। सेल्स डे बुक, इसमें सबसे पहला कॉलम डेट, कस्टमर एंड रुपीस। बस ये 3 चीजें आपने लिखनी है, जैसे कल भी पढ़ा था। तो 1st जनवरी 2017 को आपने सेल की 3, पहले ही असगर को सेल की, अमाउंट इज 17,000। ये सिंपल लिखना होता है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। माजिद 10,000,
क्योंकि जो यहाँ पर मेरा फोकस है वो ये है, व्हेन कस्टमर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री, नॉट अलाउड इन क्लास, नॉट अलाउड, फिजिकली किसी को अलाउड नहीं है, जाए। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं क्लास छोड़ दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं किसी को, जाए कह दें मैनेजमेंट को। किसने अलाउ किया आपको? साजिद 12,000। अब इसको प्लस कर लें 39,000। उसके बाद 2 जनवरी 2017 अगेन 3 है, अकील 15,000, असगर 11,000 और साजिद 7,000। अगेन इसको टोटल कर लें, ये बन जाएगा 26 और 7 33,000। ठीक है, ये भी टोटल आ गया, सब टोटल जिसको कहते हैं। दिस वन इज सब टोटल। पहला जो टोटल है वो 1 जनवरी का है, सेकंड टोटल जो है वो 1 जनवरी और 2 जनवरी। उसके बाद ग्रैंड टोटल हम कर देंगे, which is 72,000। अच्छा, उसके बाद हम कस्टमर्स अकाउंट बनाते हैं, कस्टमर्स। अच्छा, कस्टमर से पहले सॉरी, वो चूंकि कस्टमर आर नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री, तो पहले हम जरा लेजर्स बनाते हैं। यहां जो लेजर बनेंगे, सबसे पहले उसी तरह सेल्स का लेजर बना लें। अब बताइएगा, ये जो अमाउंट्स हैं जो मैंने पोस्टिंग करनी है, डेबिट साइड पे पोस्ट करूं या क्रेडिट साइड पे? डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे? क्रेडिट पे। क्रेडिट सर। जी, क्रेडिट साइड पे। तो क्रेडिट साइड पे अब 1 जनवरी 2017 ऑपोजिट अकाउंट आप लिखोगे रिसीवेबल, नॉट अ कस्टमर नेम, रिसीवेबल कंट्रोल। ठीक है जी, रिसीवेबल कंट्रोल। कंट्रोल का वर्ड आप लाजमन लगाना है आपने। इस सिस्टम में कंट्रोल का मीनिंग क्या है कि ये जो अमाउंट इस रिसीवेबल लेजर में आ रही है, ये किसी एक कस्टमर के नहीं है बल्कि तमाम कस्टमर की कंबाइन है। कंट्रोल अकाउंट को मेन अकाउंट कहा जाता है अकाउंटिंग में। जब जहां पर कंट्रोल अकाउंट होता है वहां पर उसके सब्सिडरी अकाउंट्स भी होते हैं। सब्सिडरी अकाउंट्स क्या हुए हैं? वो अकाउंट्स जो मेन अकाउंट की डिटेल आपको बता रहे हैं। एक मेन अकाउंट होता है, एक उसकी डिटेल होती है, एक्सप्लेनेशन होती है। मिसाल के तौर पे एक मैं आपसे कहता हूं जी कि ये एक अकाउंट है, इसकी अमाउंट है 50,000। अब उसकी मुझे डिटेल चाहिए कि इसमें क्या चीज किसकी कितनी अमाउंट है, उसकी जो डिटेल बनेगी उसको हम सब्सिडरी अकाउंट कहेंगे। मैं एक और एग्जांपल सिंपल देता हूं। मिसाल के तौर पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आप एक अकाउंट बनाते हो बिल्डिंग अकाउंट। यकीनी बात है उसमें रॉ मटेरियल जो लग रहा है वो भी बिल्डिंग में जा रही है, जो लेबर लग रही है वो भी बिल्डिंग में जा रही है, इसके अलावा और भी जो फैसिलिटीज लग रही हैं वो भी बिल्डिंग में जा रही हैं, सब कुछ बिल्डिंग में लेके जा रहे हैं। लेकिन ये देखने के लिए कि कितनी अमाउंट हमारी इसमें मटेरियल की लगी है, कितनी लेबर की, कितनी और कॉस्ट लगी है, तो उसके लिए हम अलहदा से एक रिकॉर्ड बना लेंगे। उन रिकॉर्ड को हम कहेंगे सब्सिडरी अकाउंट। और सब्सिडरी को जब मैं टोटल करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो मेन अकाउंट के इक्वल आएगी। तो इसलिए याद रखें, कंट्रोल अकाउंट का पर्पस सिर्फ ये होता है कि आप इसको एक अमाउंट बता सकें, और इसकी डिटेल चाहिए तो फिर हमें सब्सिडरी लेजर की तरफ मूव करना पड़ता है। तो लिहाजा यहां पर अमाउंट आएगी 39। सेम इसी तरह। एक्सक्यूज मी सर। जी सर प्लीज ये दोबारा एक्सप्लेन कर दें कि हम इसको क्रेडिट साइड पे क्यों पोस्ट करेंगे? सेल्स है ना, तो सेल्स क्या होती है?
क्रेडिट होती है। हाँ तो बस क्रेडिट साइड पे पोस्ट करोगे ना, सेल क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड पे पोस्ट करो। सर ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में हमने डेबिट साइड पे पोस्ट नहीं की थी। किधर, डेबिट साइड पे। कब पोस्ट की थी? सर लास्ट क्वेश्चन में। आप खोलें, कॉपी को ओपन करें जरा, देखिएगा सेल्स अकाउंट का लेजर ओपन करें और चेक करें जरा, कल किया हमने। ऑल राइट सर, समझ ठीक है, आ वो जी। कस्टमर्स में डेबिट होगा, लेकिन सेल्स अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। ठीक है, अब 2 जनवरी 2017 रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट एंड दैट अमाउंट इज 33,000। ठीक है, अच्छा ये सेल्स में पोस्टिंग हो गई। अब इसके बाद जो लेजर बनेगा उसको हम कहते हैं रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। पहले तो हम पढ़ते हैं ना अकाउंट रिसीवेबल, ये वही लेजर है अकाउंट रिसीवेबल, लेकिन कंट्रोल का अभी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बताया और अभी आगे चलूंगा और क्लियर हो जाएगा कि कंट्रोल का वर्ड हम क्यों लगाते हैं अकाउंटिंग में। रिसीवेबल्स कंट्रोल अकाउंट, बट ये ज़हन में रखिए ये अकाउंट रिसीवेबल ही है और इसमें भी सर ये पोस्टिंग जो है। रिसीवेबल अकाउंट के अंदर हम लोग पूरा ग्रैंड टोटल नहीं लिखेंगे? आपने तो कहा है कि हम पूरी एक मेन अमाउंट बताते हैं, तो हम पूरा 72,000 नहीं लिख देंगे? नहीं, मैंने आपको कहां कहा है कि टोटल अमाउंट लिखेंगे? ग्रैंड टोटल मैंने कहां कहा है आपको लिखेंगे? मैंने तो कहीं नहीं कहा आपको। नहीं सर, आपने कहा है ना मेन अमाउंट। मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, आप क्या पूछना चाह रहे हो? बहरहाल मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर आपको ज़हन में कंफ्यूजन है। सिंपल लॉजिक ये होती है कि डेट वाइज जो ट्रांजैक्शन है उसका टोटल आप इसमें एंटर करते हो, डेट वाइज ट्रांजैक्शन। ठीक है, जोन सी भी आपने डेट रिकॉर्ड की है उस डेट का जो टोटल होगा वो आपने पोस्ट करना होता है। ग्रैंड टोटल सिर्फ हम बुक को टोटल करने करते हैं कि इस पीरियड के दौरान टोटल सेल कितनी है, लेकिन ये कभी भी ग्रैंड टोटल पोस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब रिसीवेबल जो है उसकी डेबिट साइड पे पोस्ट करूंगा 1 जनवरी 2017। सेम यही दो अमाउंट पोस्ट करूंगा 39 और 33 और ऑपोजिट अकाउंट आएगा सेल्स। ठीक है, और डे बुक साथ लिख देंगे क्योंकि ये अमाउंट हम सेल्स डे बुक से लाएंगे 39,000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट 2 जनवरी 2017 अगेन मैं लिखूंगा सेल्स डे बुक, अमाउंट आएगी 33,000। अब देखें पोस्टिंग मुकम्मल हो गई। जब पोस्टिंग मुकम्मल हुई तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लेजर्स का बैलेंसिंग करना। अब जब बैलेंस करता हूं तो ये 72,000 बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस कैरी डाउन 72,000। और ये मैं सर्कल लगा रहा हूं, ज़हन में रखिएगा कि ये बैलेंस है, यहां पर इसका बैलेंस भी वही आएगा 72,000। अच्छा अब मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि अगर मैं यहां पे ट्रायल बैलेंस बनाऊं तो क्या ट्रायल बैलेंस इक्वल होगा? एनी स्टूडेंट? यस सर। जी बिल्कुल ये इक्वल होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर बनाता हूं तो दो ही लेजर आएंगे, सेल्स और रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। एक का बैलेंस 72,000 डेबिट आ रहा है, एक का बैलेंस 72,000 क्रेडिट आ रहा है, तो ट्रायल बैलेंस टैली। लेकिन अब ये जो अमाउंट हमने निकाली है 72,000, अभी तो चले ये 2 3 4 कस्टमर हैं, लेकिन अगर आप ये देखें पूरे महीने की ट्रांजैक्शन है और एक महीने के बाद आपने 250,000 कस्टमर्स से लेना है। अब मुझे ये डिटेल नहीं चाहिए होगी अकाउंटिंग में कि किस कस्टमर से कितने पैसे लेने। ठीक है, मसलन अगर मैं आपसे पूछता हूं इंफॉर्मेशन के तौर पे एज अ मैनेजर, मैं आपसे पूछता हूं जी कि हमारे रिसीवेबल्स कितने हैं, तो आप बता दोगे हमारे 72,000 रिसीवेबल हैं। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि मुझे डिटेल दें किस कस्टमर से कितनी रकम लेनी है, तो क्या मुझे इससे ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है जितना मैंने रिकॉर्ड किया है?
आंसर इज नो। इसलिए मुझे अब कस्टमर लेजर्स बनाने हैं उसी तरह जैसे कल भी बनाए थे। लेकिन अब जब मैं कस्टमर लेजर्स बनाऊंगा तो हमने क्या पढ़ा इस सिस्टम में कि कस्टमर लेजर इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री। यानी मीन जो कस्टमर्स के लेजर बनेंगे वो उसके जो बैलेंस आएंगे वो कहीं आप ट्रायल बैलेंस में नहीं लेकर जाओगे, वो ट्रायल बैलेंस का हिस्सा नहीं बनेगा। ये सिर्फ क्यों बनाए जा रहे हैं? एज एन एडिशनल रिकॉर्ड। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि इस कंट्रोल अकाउंट की हम डिटेल दे सकें कि किस कस्टमर से कितनी अमाउंट आपने रिसीव करनी है। इन लेजर्स को अकाउंटिंग में हम सब्सिडरी लेजर्स भी कहते हैं। इनको हम मेमोरेंडम लेजर्स भी कहते हैं। अकाउंटिंग में ये वर्ड खासतौर पर मैं लिख रहा हूं, ये बहुत जगह यूज होता है मेमोरेंडम। इसके साथ जरूरी नहीं कि वर्ड अकाउंट लिखा हो, आगे जाएंगे तो मेमोरेंडम स्टेटमेंट्स भी मिलेंगी आपको। ठीक है, तो ये याद रखना है कि मेमोरेंडम अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि आपके डबल एंट्री का हिस्सा नहीं होते, लेकिन डबल एंट्री को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। यानी डबल एंट्री सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन फ्लो को बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन डबल एंट्री का पार्ट नहीं होते। मैं जब भी वर्ड यूज करता हूं डबल एंट्री का पार्ट नहीं होते, इसका मतलब है आपको ये वाले लेजर्स, ये वाला रिकॉर्ड कहीं पर ट्रायल बैलेंस में नजर नहीं आएगा। सिर्फ इतना मतलब है इसका। अब आप कस्टमर लेजर बना लें तो कितने कस्टमर लेजर बनेंगे? आई थिंक 4 कस्टमर लेजर बनेंगे। असगर, और इसकी पोस्टिंग हमने डे बुक से करनी होती है। देखिएगा ये डे बुक बनी हुई है। असगर से आपने 17,000 लेने थे 1 जनवरी 2017 को सेल्स। ये 17,000 असगर था। सेकंड को भी असगर को आपने सेल की है 11,000। अब ये 2 पोस्ट हो गए। ठीक है जी। असगर के बाद सेकंड लेजर है माजिद। माजिद को 1 जनवरी 2017 को आपने सेल्स की है 10,000। ठीक है जी। तीसरा साजिद, साजिद को आपने सेल की है 1 जनवरी 2017 को 12,000 की। लेकिन साथ ही आपने 2 जनवरी को भी सेल की है 7,000 की। अब सिर्फ एक लेजर रह गया, दैट इज अकील। अकील को आपने सेल की है 2 जनवरी 2017 को 15,000। ठीक है जी। अब आप इसको बैलेंस कर लेंगे जब पीरियड एंड होगा, जैसे उसको बैलेंस किया है तो ये बैलेंस बड़े क्लियर है। इसका बैलेंस आ रहा है CD 28,000, माजिद का बैलेंस 10,000,
साजिद का बैलेंस 19,000, अकील का बैलेंस 15,000। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो बैलेंस आए हैं कस्टमर्स के, वैसे ये मुकम्मल हो चुका है, लेकिन जब हम लिस्ट बनाते हैं, जैसे मैंने कहा इंफॉर्मेशन चाहिए कि किस कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं, जब मैं लिस्ट बनाऊंगा कस्टमर्स की और उसको टोटल करूंगा तो ये टोटल किस अमाउंट के इक्वल आनी चाहिए, बोलिए। सर ग्रैंड टोटल की जी ग्रैंड 72,000। टोटल नहीं, ग्रैंड टोटल नहीं, ग्रैंड टोटल नहीं, गलत कह रहे हो। रिसीवेबल का जो बैलेंस आएगा उसके इक्वल आएगा। अब आप कहोगे ये भी और ये भी एक ही चीज है, ये अभी एक चीज नजर आ रही है, अभी हमने एक बुक पढ़ी है, जब सारी बुक्स इकट्ठी होंगी ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम नहीं आएगी। ये भी तो हो सकता है ना आगे जाके कस्टमर से पैसे भी मिल जाएंगे, तो यहां तो वो पैसे नजर नहीं आएंगे सेल्स डे बुक में, इसलिए गलत वर्ड मत यूज करो। ये ग्रैंड टोटल नहीं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कस्टमर्स के जो बैलेंस अकाउंट है दैट मस्ट बी इक्वल टू द रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बैलेंस। ये स्टेटमेंट लिख लो, लिखो द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स टोटल, द लिस्ट ऑफ कस्टमर बैलेंसेस टोटल, इस तरह लिख लो, कस्टमर बैलेंस के जो टोटल है लिस्ट का दैट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट। ठीक हो गया जी। अब यहां तक कोई क्वेश्चन है पूछना है तो पूछो, क्योंकि अब मैं सेकंड बुक साथ स्टार्ट करूंगा। जी एनी क्वेश्चन? सर ये क्लोजिंग बैलेंस किसको कहते हैं, मतलब कि जो हम टोटल कर लेते हैं और जी जो पीरियड एंड पे आप ये बैलेंसिंग करते हो, ये क्लोजिंग बैलेंस ही तो होता है। ओके सर, थैंक यू। सर ट्रायल बैलेंस निकालना है इसका? जी जी बचे। सर ट्रायल बैलेंस। आपकी आवाज नहीं साफ आई। सर मैं कह रहा हूँ ट्रायल बैलेंस निकालना है इसका? नहीं, आपकी नहीं आवाज साफ आ रही। कुछ लोगों को आई थिंक माइक का मसला है, नहीं क्लियर आती, तो जिसके जिनके मसले हैं ठीक करें ना अपने मसाइल। देखें अब आपने चलना ही ज़िंदगी में ऐसी इन्हीं चीज़ों पर है, कुछ चीज़ें बड़ी ज़रूरी होती हैं। देखें आप इस चीज़ को ख्याल रखें कि मैं बड़ा डिफरेंट टाइप का पर्सन हूँ और रूल्स पे मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए ये कल से ना मेरे पास बड़ी सिफारिशें आ रही हैं, और जो भी सिफारिश लेके आता मैं किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन अब देख लीजिए मैंने क्या किया है। इसलिए कोई भी ये गलती ना करे कि मेरी क्लास में आए, क्योंकि मैंने जब डिसाइड किया होता है कि कोई भी क्लास में नहीं बैठेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर्स हैं। हाँ, जिस वक्त ऑर्डर्स ये थे कि जी आप कुछ स्टूडेंट बुला सकते हैं, तो मैंने किसी को नहीं रोका, आए हैं स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ कोई भी आने की जहमत मत करें। अगर आएगा तो अपनी बेइज्जती खुद करवाएगा, और अगर कोई ज़बरदस्ती करवाएगा तो मैं क्लास नहीं पढ़ाऊंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। बेशक मैनेजमेंट को पता है और मैनेजमेंट गलत कर रही है अगर ऐसा कर रही है, उनको भी मैं आज कह दूंगा, ठीक है। ये इसलिए ये गलती कतन ना करना, कैंपस आने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा जी आगे चलिए। अच्छा जी अब आ जाए जरा
तीन बुक्स और डिस्कस करके फिर एक ही दफा इन सबको इकट्ठा करने लगा हूं, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्स डे बुक। अब ये बाकी कोई फर्क नहीं है बुक्स में, सेम वही चीजें आती जाएंगी। सेल्स डे बुक, डेट, अब ये पूरा परफॉर्मर डिस्कस कर रहा हूं। डेट के बाद कस्टमर, कस्टमर के बाद अब वहां इनवॉइस नंबर आता है ना, तो यहां पे हम उसको क्रेडिट नोट कहते हैं। क्रेडिट नोट, देखिए, इनवॉइस इज अ डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय अ सप्लायर टू कस्टमर इन एविडेंस ऑफ द सेल्स मेड टू देम, ठीक है। जब इनवॉइस क्या होती है कि मैं उसके अगेंस्ट एविडेंस दे रहा हूं उसको, एक इनवॉइस देकर कि ये गुड्स आपने मुझसे बाय की है, ठीक है। तो आई एम अ सप्लायर एंड द पर्सन हु इज बाइंग द गुड्स फ्रॉम मी इज नोन एज अ कस्टमर, ठीक है। तो सप्लायर कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है। अब जरा ध्यान में रखिए, ये मैं जरा फ्लो चार्ट भी बना दूं कि यहां पर आपका कंपनी है, जो भी कंपनी का नेम है कोई भी नाम ले लो, एंड दिस कंपनी इज सप्लायर सो फार एज द सेल ट्रांजैक्शन इज कंसर्न। और यहां पर मिस्टर ए है एंड मिस्टर ए इज अ कस्टमर। अब कंपनी जो है मिस्टर ए को गुड्स सेल करती है। जब कंपनी मिस्टर ए को गुड्स सेल करेगी तो फिर ये एक डॉक्यूमेंट इशू करेगी, दैट इज नॉन एज इनवॉइस। अब ये कौन इशू कर रहा है? हु इज इशूइंग द इनवॉइस? सप्लायर, यानी हु कौन इशू कर रहा है? सप्लायर। टू हुम, किसको इशू कर रहा है? कस्टमर को। तो हम इसको इस तरह पढ़ते हैं, an invoice is a document which is issued by supplier to customer in evidence of goods sold on credit। ठीक हो गया? अब आइएगा, अब मिस्टर ए, इसी से नीचे आ रहा हूं, कुछ गुड्स वापस कर देता है कंपनी, ठीक है, कुछ गुड्स वापस करता है। अब देखिए, कस्टमर ने गुड्स वापस की, अब भी एविडेंस किसे चाहिए? मुझे बताइए, गुड्स वापसी का एविडेंस सप्लायर को चाहिए या कस्टमर को चाहिए? बोलिए सर। कस्टमर को। जी बिल्कुल, कस्टमर को चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि अब जो डॉक्यूमेंट इशू हो रहा है, क्रेडिट नोट, वो कौन इशू करेगा? Who will issue the credit note? सप्लायर। Supplier, बिल्कुल ठीक है। Supplier will issue the document to, सर ताकि पता लगे कितने पैसे उसने नहीं देनी, लाइबिलिटी से कम होगी। जी सर ताकि प्रूफ रहे कस्टमर के पास अब ये पैसे उसने नहीं देने, उसको लाइबिलिटी से कम होगी इतने पैसों की। जी जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब बेसिकली इसको क्रेडिट नोट क्यों कहा जाता है, जरा गौर से देखिए। ये कंपनी जो है जिस वक्त गुड्स सेल करती है तो कस्टमर को ये डेबिट करती है। अभी हमने लेजर में किया था, डेबिट करती है, यानी वो ये शो कर रही होती है कि मैंने इस कस्टमर से ये अमाउंट लेनी है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त गुड्स रिटर्न होती है तो उसका अकाउंट क्रेडिट कर देती है कि ये वाली अमाउंट अब मैंने उसे नहीं लेनी। इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको नाम देते हैं क्रेडिट नोट, ठीक है। ये याद रखना, अक्सर कंफ्यूजन स्टूडेंट ये समझता है कि सेल जो कर रहा है जब रिटर्न होगी तो डॉक्यूमेंट कोई और इशू करेगा। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ से याद रखना है आपने। हमें चाहे इनवॉइस हो या क्रेडिट नोट हो, डॉक्यूमेंट इशू करेगा सप्लायर, किसको? कस्टमर। ठीक हो गया? तो लिहाजा यहां पर डॉक्यूमेंट नेम जो है वो आपका
क्रेडिट नोट आएगा, उस तरह पोस्ट रेफरेंस लिखोगे। हालांकि ये कॉलम हमने कहीं यूज नहीं करने, लेकिन पूरे फॉर्मेट जब हम पढ़ते हैं तो ये जरूर डिस्कस करते हैं और एंड पे रुपीज आ जाता है। तो इस फॉर्मेट में कोई फर्क नहीं है, सेम सेल्स डे बुक का फॉर्मेट है। और सर, इस सेल्स रिटर्न फॉर्मेट डे में बुक नहीं सिर्फ होएगा? फर्क क्या आया है, डॉक्यूमेंट नेम। जी सर ये सेल्स रिटर्न डे बुक नहीं होएगा? आपने सेल्स डे बुक लिखा हुआ है। हाँ, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न डे बुक, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चाहिए, नेक्स्ट में अब अगली बुक आइएगा, परचेज डे बुक। तो परचेज डे बुक में हमने क्या पढ़ा था? इट इज अ बुक इन विच द परचेज, क्रेडिट परचेज इज रिकॉर्डेड। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेज आएगी, इसमें कैश परचेज आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। जिस तरह सेल्स के अंदर भी हमने क्रेडिट सेल रिकॉर्ड की थी, हमने कैश सेल रिकॉर्ड नहीं की थी, इसी तरह हम यहाँ पर भी परचेज में भी क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करेंगे, कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहां पर इसको लिखते हैं डेट। यहां पर कस्टमर की जगह वर्ड आएगा सप्लायर। ठीक है, और अगेन यहां पर इनवॉइस। अच्छा, वही डॉक्यूमेंट, अब ये कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है, प्लीज अब जरा इसी चीज को दोबारा देखिएगा। इसने गुड सेल की मिस्टर ए को, तो मिस्टर ए का जब मैं अकाउंट बनाऊंगा इसके पॉइंट ऑफ से देखें, तो इसके लिए क्या होगी, नेचुरल सी बात है, परचेज होगी। जब ये, अब मैं उल्ट पढ़ रहा हूं, जब मिस्टर ए गुड्स परचेज करेगा सप्लायर से, अब सप्लायर से परचेज कर रहा है, जो परचेज करने वाला है वो कस्टमर है, मिस्टर ए कस्टमर है, और जिससे परचेज कर रहा है वो सप्लायर है। जब गुड्स परचेज करेगा तो डॉक्यूमेंट कौन इशू कर रहा है, सप्लायर, और जो डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है उसका नाम क्या है, इनवॉइस। अब वही इनवॉइस कंपनी के लिए सेल्स इनवॉइस है, और वही इनवॉइस मिस्टर ए जो खरीदने वाला है उसके लिए परचेज इनवॉइस होगी। ये कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं है। मसलन आप जाते हो मार्केट में, आप क्रेडिट पे कुछ चीजें खरीद के लाते हो, वो आपको एक बिल देता है जिसको इनवॉइस का हम नाम देते हैं। अब वही इनवॉइस आपके लिए, आप किसी को दिखाओगे तो कहोगे ये मेरी परचेज इनवॉइस है, हालांकि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, उसके ऊपर तो सेल्स इनवॉइस लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने इशू की है उसने इनवॉइस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई, इसलिए उसने वर्ड लिखा सेल्स इनवॉइस। लेकिन जिसके लिए जो इसको पेमेंट करेगा उसके लिए वो परचेज इनवॉइस हो जाएगी। तो ये कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं है, उसी डॉक्यूमेंट को हम इनवॉइस यानी परचेज इनवॉइस कहते हैं, लिखते तो सिर्फ इनवॉइस ही है। ठीक है, देन पोस्ट रेफरेंस, और उसके बाद रुपीज। पोस्टिंग का तरीका तमाम डे बुक्स में सेम है, इसलिए मैंने कहीं अभी पोस्टिंग नहीं की। डे वाइज करेंगे, क्लोज करेंगे, और एंड ऑफ द पीरियड फिर आप इसको ग्रैंड टोटल में कन्वर्ट कर देंगे। इसी तरह चौथी आती है परचेज रिटर्न डे बुक। परचेज रिटर्न्स डे बुक, डेट, सप्लायर। अच्छा, अब यहां पर जो डॉक्यूमेंट है, दिस डॉक्यूमेंट इज क्रेडिट नोट, वही डॉक्यूमेंट है, लेकिन इसके लिए यही डॉक्यूमेंट डेबिट नोट कहलाएगा, ये कोई अलहदा नोट नहीं है। ठीक है, वही डॉक्यूमेंट इस कंपनी के लिए, इस पर्सन के लिए डेबिट नोट बन जाएगा। देन पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट।
अच्छा, अब जरा एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस करनी है, जब हमने डिस्कस किया था सेल डे बुक, सेल्स डे बुक, उसमें भी एक कॉलम था और बाकी सब में भी यहां पर देखो एक एक कॉलम आ रहा है। तो बताइएगा कि ये सेल्स रिटर्न डे बुक का ये जो कॉलम आ रहा है रुपीज वाला, ये कॉलम डेबिट कॉलम है या क्रेडिट कॉलम? क्रेडिट रिटर्न है ना तो सर डेबिट। देखो सेल्स का जो कॉलम होगा ना सेल्स डे बुक का, वो बिल्कुल ठीक है, क्रेडिट ही होगा। लेकिन सेल्स रिटर्न का जो डे बुक है ना, उसका जो ये कॉलम होगा ये क्रेडिट नहीं होगा, दिस इज अ डेबिट। अब इसी तरह मुझे बताइए ये परचेज डे बुक का ये जो कॉलम है सिंगल कॉलम, ये डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट हो। डेबिट। और परचेज रिटर्न डे बुक का जो टोटल आ रहा है, परचेज रिटर्न डे बुक का जो कॉलम आएगा, उसका जो टोटल लेंगे, बताइए डेबिट होगा क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। तो सिंपल लॉजिक, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं है। परचेज हमेशा डेबिट होती है बैलेंस में, परचेज रिटर्न बैलेंस में क्रेडिट होती है, सेल्स बैलेंस में क्रेडिट होती है और सेल्स रिटर्न बैलेंस में डेबिट होती है। ठीक है, तो एक दूसरे से कॉन्ट्रा चलेंगे, इसलिए हम उसको कॉन्ट्रा अकाउंट्स भी देते हैं। अब इससे आगे बढ़ने से पहले एक और चीज, सेल्स बुक हो तो सेल्स का ताल्लुक किसके साथ है, कस्टमर के साथ या सप्लायर के साथ? चार बुक्स हो गई ना, सेल्स बुक, अब सेल्स डे बुक का ताल्लुक कस्टमर के साथ है सप्लायर के साथ? कस्टमर के साथ। कस्टमर के साथ। डन हो गया। और सेल्स रिटर्न डे बुक जो है उसमें किसके साथ ताल्लुक है? कस्टमर के साथ ही। ठीक हो गया। तो यानी ये याद रखना है कि ये दो बुक्स के अगेंस्ट हम कस्टमर अकाउंट क्रिएट करेंगे। और परचेज डे बुक, इसमें रिलेशन किससे क्रिएट हो रहा है? सप्लायर से। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और इवन परचेज रिटर्न डे बुक सप्लायर से। सप्लायर से। तो जिस वक्त अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है डे बुक का, उसमें एक डे बुक नहीं होती। हाँ, अलबत्ता कैश डे बुक का मोस्टली क्वेश्चन अलग आता है। इसमें चार डे बुक होंगी, सेल डे बुक, रिटर्न डे बुक सेल वाली, परचेज और परचेज रिटर्न डे बुक, ये चार बुक्स होंगी। यकीनन उसके साथ कस्टमर लेजर्स भी बनेंगे और उसके साथ सप्लायर लेजर्स भी बनेंगे। ठीक है। अब आखिरी एक और इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये नोट कर लेना, एग्जाम टिप दे रहा हूं, एग्जामिनर नहीं लिखता कि आपने कौन सा सिस्टम यूज करना है, वेदर द कस्टमर। अब पहले कस्टमर का वर्ड था ना, अब मैं सप्लायर भी कह सकता हूं। यानी जब सेल डे बुक पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री और कस्टमर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री, दो सिस्टम पढ़े हैं। सेम इसी तरह परचेज में भी होगा, सिर्फ परचेज में हम क्या लफ्ज लेंगे, व्हेन द सप्लायर्स आर पार्ट ऑफ डबल एंट्री, व्हेन द सप्लायर्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री, तो दो लहदा हो गए। तो लिहाजा अब मैं ये भी वर्ड यूज कर सकता हूं, व्हेन individuals are not a part of double entry, when the individuals are part of double entry। जब मैं वर्ड इंडिविजुअल यूज करता हूं, इसमें कस्टमर भी कवर हो गया, इसमें सप्लायर भी हो गया। तो मैं ये बात कर रहा था कि दो सिस्टम हमने पढ़ लिए। एग्जामिनर क्वेश्चन देता है पेपर में, मेंशन नहीं करता कि किस सिस्टम से करना है, तो आपको कौन सा सिस्टम यूज करना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो मेंशन नहीं करता तो याद रखिएगा पहला सिस्टम आपको प्रेफर कीजिएगा, वो कम टाइम लेता है। कस्टमर्स और सप्लायर्स आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री। ठीक है जी, ये लिख लीजिएगा अभी से। लेकिन अगर आपने दूसरे से भी कर दिया है तो गलत नहीं है। जो सेकंड है उसमें लेजर्स ज्यादा बनते हैं, उसमें सब्सिडरी लेजर अलहदा बनेंगे, मेन अकाउंट लेजर्स अलहदा बनेंगे।
इसलिए उसको उससे अवॉइड करो और इससे पहले इससे वो सॉल्व करो। अब मैं पूरी एक एग्जांपल लेता हूं कंप्रीहेंसिव, जिसमें सारी बुक्स आ जाएंगी जितनी अभी हमने पढ़ी हैं। लिखिएगा, लिखें पहले एक स्टेटमेंट, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस were taken place for first week of ABC traders for ABC traders। अब सबसे पहले लिखते हैं जी 1 मार्च 2018 गुड्स सोल्ड। MJ traders 25,000, Ninja Enterprises 18,000, Omega Company 38,000 और चौथी लिखिएगा कैश सेल्स 12,000। Second March 2018 goods bought JJ and Company 32,000, Malik and Sons 21,000, Najib and Co 23,000 और कैश परचेज 11,000। इसे आगे लिखिए 3 मार्च 2018 goods returned by Omega Co 9,000। 4 March 2018 goods sold, good bought from Malik Sons 11,000, Rashid and Co 31,000।
against cash purchase 12,000. Then 5th March 2018, goods returned to, goods returned to JJ and Co. 9,000, Malik and Sons 6,000, 6 March 2018, goods sold to Sohail Enterprises 16,000, Ninja Enterprises 21,000, and cash 7,000. नीचे रिक्वायरमेंट लिखिएगा, enter the above transactions, enter the above transactions in relevant day books and post them into ledgers. And post them into ledgers. एक नोट लिखिएगा साथ ही, कैश बुक इज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें कैश ट्रांजैक्शन भी हैं, तो जब हम लिखते हैं ना रेलिवेंट बुक्स तो फिर कैश वाली कैश में जाएंगे, इसलिए अभी कैश बुक हमने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए लिख दीजिएगा कैश बुक इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है जी, ये एक कंप्रीहेंसिव सा क्वेश्चन है, जिस तरह पेपर में आता है, और पेपर में जब भी आता है इस तरह 4 बुक्स को लेके चलता है। अब इसके अंदर यकीनन आपने क्या करना है, ज़रा खुद पहले ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आज ये क्लास में तो नहीं हो सकेगा। पहले 4 डे बुक बनानी है, सेल्स डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक। उसके बाद लेजर्स बनेंगे, सेल्स के लेजर और कस्टमर्स के लेजर। अब आपने उस तरह करी कीजिएगा जैसे मैंने आपको कहा, कुछ नहीं लिखा हुआ तो कस्टमर्स आर द पार्ट ऑफ डबल एंट्री, फिर सेल्स का सेल रिटर्न का लेजर, परचेज रिटर्न का लेजर। ओके, अभी आप लेजर्स बेशक छोड़ दो, आप पहला काम तो ये करो कि डे बुक्स बना लो। ठीक है, तो डे बुक्स तो आप बना सकते हो ना कि नहीं, बताओ। जी सर, बना लेंगे। ठीक है, तो कल जरा बनाइएगा इसको डे बुक, और कल इंशाल्लाह ये बना के आइएगा कि क्लास में हम लेजर्स स्टार्ट करें, क्योंकि सबसे अहम बुक जो होती है ना वो कैश बुक है, और जो सबसे टफ बुक कंसिडर होती है, ये वाली इतनी मुश्किल नहीं है। राइट, तो अटेंडेंस ले लें और